Hello dear learners, hope you are doing well and having fun with the studies. So here we are going to start with the paper of 2013 February. We have completed December 13, so now it's time for February 13. And also there is a special note in the end of video, तो end तक ज़रूर देखना. Here we will start the question first. So without wasting much of your time, let's get started. Very first question, major role of a teacher is to assist. C. Option C, assist the student to acquire and reorganize knowledge. Option C. ओके यहाँ पर रोल ऑफ टीचर पूछा है तो प्रोवाइड द स्टूडेंट्स अप टू डेट नॉलेज. ओके इट इज़ ऑल्सो रोल प्रोवाइड द स्टूडेंट्स विद एक्यूरेट नॉलेज. करेक्ट. असिस्ट द स्टूडेंट्स टू रिमेंबर गिवन नॉलेज फॉर अ लॉन्ग टाइम. ये सारे भी रोल्स होते हैं टीचर के, बट यहाँ पर क्या पूछा है? मेजर रोल टू एक्वायर एंड रीऑर्गेनाइज नॉलेज. इट इज़ द मेजर रोल. ओके एक टीचर सिर्फ सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं होती है, शी इज़ ऑल्सो लाइक एन मेंटर, करियर एडवाइज़र, रोल मॉडल, सब कुछ होते हैं. सो शी हैज़ टू बी मल्टी टैलेंटेड एंड मोर प्रिसाइज इन हर वर्क. सेकेंड, द लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इम्पैक्ट्स लर्निंग द मोस्ट आर social and economic background, intelligence and study habit, aptitude and motivation, age and health. So it is option C, aptitude and motivation. Okay, अदर पॉइंट्स पे इम्पैक्ट करते हैं पर यहाँ पर मोस्ट पूछा है इसीलिए. सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड डू इम्पैक्ट द लर्निंग प्रोसेस. इंटेलिजेंस एंड स्टडी हैबिट्स, येस दे ऑल्सो इम्पैक्ट. एंड एज एंड हेल्थ, येस ऑफकोर्स बीमार हो गए तो पढ़ाई कहाँ होती है. सो दैट इज़ ऑल्सो द आंसर. बट जो एप्टीट्यूड एंड मोटिवेशन है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. ओके आगे बढ़ेंगे. थर्ड, द मेन ड्रॉबैक ऑफ लेक्चर इज दैट. ओके ये क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन आया था ना पहले भी. सो इट इज़ ऑप्शन सी, द स्टूडेंट्स बिकम पैसिव रिसीवर्स एंड डू नॉट थिंक. ऑप्शन सी. बाकी के ऑप्शंस क्या है? द स्टूडेंट्स गेट बोर्ड एंड बिकम इनअटेंटिव कंसिक्वेंटली. येस ऑफकोर्स अगर वीडियो बहुत लंबा हो गया तो आपको बोर हो जाएगा. सो दैट इज सेम हियर. द स्टूडेंट्स गेट रेडीमेड आंसर्स ऑफकोर्स एंड बिकम लेजी. इसीलिए बोलती हूँ कमेंट्स में आगे की इन्फॉर्मेशन लिखते जाओ. जस्ट किडिंग. यू कैन चेक योर नॉलेज और हेल्प अदर्स थ्रू द कमेंट सेक्शन. इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ इंटरेक्शन एंड रिवाइजिंग योर नॉलेज. द स्टूडेंट्स गेट एंगेज्ड इन टेकिंग नोट्स एंड बिकम टायर्ड. येस समटाइम्स. इसीलिए आई ट्राई टू गिव यू द PDF बिकॉज आपका पूरा ध्यान वीडियो में रहे. एंड मैं बहुत सारे पॉइंट्स लिखती नहीं हूँ, इसीलिए नहीं लिखती हूँ क्योंकि आप उसको अच्छे से सुने और माइंड में फिट करें. सब अगर रेडीमेड मिल जाएगा ना तो कोई देखेगा भी नहीं. PDF देती हूँ ताकि आंसर्स रहे. फोर्थ, इफ लर्निंग टू नो इज एम ऑफ एजुकेशन देन स्टूडेंट शुड बी एनकरेज्ड फॉर सेल्फ लर्निंग. लर्निंग टू नो जानने के लिए पढ़ाई करना, ज्ञान प्राप्तीसाठी अध्ययन. सी. सो स्टूडेंट शुड बी एनकरेज्ड फॉर सेल्फ लर्निंग. सेल्फ लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट. अभी हमको जो भी एग्ज़ाम्स निकालने हैं, जो भी क्रैक करने हैं एग्ज़ाम्स, उसके लिए हम मोस्टली सेल्फ स्टडी ही करते हैं. बहुत लोग क्लासेस लगाना अवॉइड करते हैं, सो वो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वॉट डज सेल्फ स्टडी इज़ ऑल्सो नोन एज ऑटोडिक्टैटिज्म. ये एक वर्ड है सेल्फ स्टडी के लिए. ऑटो डिक्टैटिज्म. ओके ये सेल्फ स्टडी के लिए एक वर्ड है. आगे बढ़ेंगे. बाकी के ऑप्शंस भी देख लो. ओके प्रोवाइड विद द लेटेस्ट ग्लोबल नॉलेज, taught with the help of latest technology, give more in-depth assignments. ये सारे सुपरफिशियल है ऑप्शंस, बट यही है encouraged for self learning. ये टू द पॉइंट है. फिफ्थ वन, विच एफर्ट विल प्रमोट यूज ऑफ लाइब्रेरी बाय स्टूडेंट्स. अभी स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी में भेजना है तो विच डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स एंड इंटरेस्ट इन रीडिंग. ऑप्शन ए. अगर इंटरेस्ट है रीडिंग में तो ही बच्चे लाइब्रेरी जाएंगे. Attractive display of new books. We are not small kids. We will be attracted with the cover of books. Reading assignments given forced कुछ भी रहे. It is like extrinsic motivation does not give that much result जो intrinsic motivation देता है. Appointment of student representatives on library committees. No, this is also not done.
Present evaluation. Sixth, present evaluation system has limitations regarding predicting the success in life and vocation. So it is option B, predicting success in life and vocation. जो प्रेजेंट इवैल्यूएशन सिस्टम जो है कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, हम पेपर 2013 का देख रहे हैं, ये बात ध्यान में रखो। और इसमें ना 2009 वाला जो CC मेथड है उसके बारे में बोल रहे हैं। सो इतना मन पे मत लेना इसे। कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन था उस टाइम पर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। नॉलेज अनलाइक बिलीव रेफर्स टू फैक्ट्स। बिलीव्स परसेप्शन पर बेस्ड है, वैल्यूज़ पर बेस्ड होता है, बट नॉलेज इज बेस्ड प्योरली ऑन फैक्ट्स। इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स। नॉलेज इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स, तीनों चीज़ों पर होता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन, स्किल्स। चलो आगे। ताकि ये जो वैल्यूज़, परसेप्शन और मिथ्स है ये सारे तो लाइक पर्सनल होते हैं, काफ़ी सब्जेक्टिव, एज एवरीवन हैज़ डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज़ एंड परसेप्शन, सबके अलग अलग होते हैं, इसीलिए दे डोंट come under the knowledge part. One of the main aims of science is prediction. Option B, prediction. Prediction माने कि कुछ तो फ्यूचर में होगा, like it is a statement about something which will happen in future, like might happen or happen. confirm नहीं है, बट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. सो प्रेडिक्शन, ठीक है. और ये मेन एम है साइंस का, बिकॉज साइंस इज ऑल अबाउट प्रेडिक्शंस. इट इज़ ऑल अबाउट व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, व्हाट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट. ये सारे प्रेडिक्शंस पर बेस्ड है. नाउ परसुएशन क्या होता है? इन्फ्लुएंस, लाइक अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस अ पर्सन्स बिलीफ सिस्टम, किसी को प्रभावित करना. पोस्टडिक्शन, एक्सप्लेनेशन आफ्टर द फैक्ट हैज़ ऑकर्ड, मतलब कि जो प्रेडिक्शन है इसका अपोजिट है पोस्टडिक्शन, होने के बाद में, हो चुका है उसके बाद में बोलना. असर्शन माने कि फोर्सफुल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और बिलीव, मतलब अपनी बात मनवाना टाइप वाला जो स्टेटमेंट होता है वो असर्शन होता है. 9th, द स्टेज एट विच रिसर्चर मेक्स हिज और हर ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्ड्स देम इज कॉल्ड डेटा कलेक्शन. सी, डेटा कलेक्शन माने कि डेटा को कलेक्ट करना. आप बहुत सारे जगह पर चीज़ें ऑब्जर्व करते हो एंड देन यू राइट डाउन और रिकॉर्ड इट इन योर कंप्यूटर और एनीवेयर एल्स, दैट इज डेटा कलेक्शन and it is a part of research process. 10th, a set of interrelated concepts, definitions and propositions that present a systematic view of phenomena by specifying relation among variables is called theory. Yes. So a set of interrelated concepts, definitions, propositions that present a systematic view of a phenomena by specifying relations among variables. ये पूरा थियोरी का डेफिनेशन है. ओके, और ये डेफिनेशन किसने दिया था? फ्रेड कर्लिंगर ने. फ्रेड कर्लिंगर. ओके, ये डेफिनेशन फ्रेड कर्लिंगर ने दी थी अबाउट थियरी. इलेवेंथ, yes, also there is one more I wanted to clear something. If you don't like my videos or if you have any issue, please don't spread the hate comments. अगर नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, आप वीडियोस मत देखो, बट प्लीज़ डोंट स्प्रेड द हेट कमेंट्स, बिकॉज it takes a lot to upload a video to open to the people, and if I am doing it, I am in the shoes right now and I can imagine what others who do this thing they go through. So please don't spread hate. नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, आप वीडियोस मत देखो, आप सब्सक्राइब भी मत करो, बट अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आपके ऊपर है कम्प्लीटली. इट इज़ नथिंग फोर्सफुल. थैंक यू. 11th, an exhaustive and critical thinking of available literature on the research topic prior to its investigation is called, okay, an exhaustive and critical reading of available literature on the research topic prior to its investigation. It is review of literature. Option B, review of literature. Like
कुछ रिसर्च करने से पहले हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन करते हैं। हमको अगर सेट की एग्ज़ाम देनी है तो हम उसके पहले सिलेबस देखेंगे, क्वेश्चन पैटर्न देखेंगे, पेपर पैटर्न देखेंगे, फिर क्वेश्चंस क्या आते हैं, जैसे कि अभी हम PYQ कर रहे हैं तो हम कुछ भी करने से पहले उसको रिव्यू करते हैं एंड देन हम उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सो दैट इज़ रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिसर्चिंग ऑफ लिटरेचर, रिसर्च माने कि आप बहुत ज़्यादा डीप में जाएगी उसके। वी डोंट गो इन वेरी डिटेल, ऊपर ऊपर से देख लेते हैं एंड देन वी आर लाइक ओके वी नो ये आने वाला है, ऐसा आता है एंड डन। असेसमेंट ऑफ लिटरेचर, नो वी डोंट असेस द लिटरेचर। क्लासिफिकेशन, वाई वी विल क्लासीफाई द लिटरेचर, वो ऑलरेडी क्लासीफाइड है, किसी न किसी ने उसको क्लासीफाई कर ही दिया हुआ है, सो वी डोंट डू दैट। 12th, a focus group discussion includes dash participants, 6 to 8 participants. Focus group is a qualitative research technique. Focus group is a qualitative research technique. स्मॉल ग्रुप डिस्कशन होता है गाइडेड बाय ट्रेंड लीडर, एक ट्रेंड लीडर होता है मोस्टली टीचर वगैरह, और उनके अंडर ये ग्रुप क्रिएट होता है एंड इनका एम क्या होता है, एम एट डिस्कशन इन रिगार्ड टू सर्टन प्रॉब्लम्स, मतलब कि इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज, मतलब एक ग्रुप जो ग्रुप में बात होती है डिस्कशन होता है वैसा वाला कि एक प्रॉब्लम है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, वी विल फाइंड द सोल्यूशन। सो इट इज़ अ ट्रेंड फोकस ग्रुप इज़ 6 to 8 पार्टिसिपेंट्स वाला ग्रुप, ठीक है, और उसमें 30 to 90 मिनट्स का डिस्कशन होता है। ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है, फिर भी ऐसा बोला, मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ेंगे। हाँ, वैसे वन मोर थिंग, फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द साइज ऑफ फोकस ग्रुप, कुछ फैक्टर्स भी है जो साइज डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि पर्पस ऑफ स्टडी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टॉपिक्स, कितना कॉम्प्लेक्स है टॉपिक, डिफिकल्ट है, पार्टिसिपेंट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज, मतलब पार्टिसिपेंट्स कितने ज़्यादा ऑलरेडी नोन है इस टॉपिक से, पार्टिसिपेंट्स लेवल ऑफ पैशन अबाउट द टॉपिक एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू वांट टू कवर, ठीक है। नेक्स्ट अब पैसेज क्वेश्चन है, सो अभी हम पैसेज को तो रीड नहीं करने वाले हैं, मैं PDF प्रोवाइड कर लूँगी, आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर चेक कर सकते हैं, हम डायरेक्टली क्वेश्चंस करने वाले। द ऑथर रिग्रेट्स द फैक्ट दैट मेनी टीचर्स आर नॉट एबल टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। अब ये टीचिंग के ऊपर है पूरा पैसेज, और काफ़ी टू द पॉइंट क्वेश्चन है। देखो ये स्टार्टिंग में ही काफ़ी इजी था और टू द पॉइंट था, आप इजीली आंसर्स फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसका है ऑप्शन डी, मोस्ट टीचर्स आर फोर्स्ड टू प्रिपेयर देयर स्टूडेंट्स फॉर एग्जामिनेशंस, ऑप्शन डी। 15th, टीचर्स आर एक्सपेक्टेड टू लेक्चर फॉर मैनी आवर्स एवरी डे, ये पैसेज में दिया हुआ है, ये पूरा आप पैसेज में अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद सॉल्व करना। टीचर्स आर आउट ऑफ टच विथ द रिसेंट डेवलपमेंट्स इन देयर ओन सब्जेक्ट, 16th का ए। 17, the teaching of civics is problematic because students realize that what they were taught is different from reality. Civics मतलब पॉलिटी, अभी choose the appropriate title. Difficulties faced by teachers, टाइटल ना उसमें दिया होता नहीं, पर जो पूरा कंक्लूजन आता है उस वो ही टाइटल रहता है अपने पैसेज का, ठीक है। 19, in which of the following types of communication the sender and receiver were rarely share the same time, space and continuum and interact in a considerable way. Okay, one more point, कभी भी ना पहले क्वेश्चंस पढ़ लेना और फिर पैसेज में जाना, क्योंकि ना वो इजी वे होता है और टाइम कम लगता है। पहले क्वेश्चन में वो जो चीज़ है, जैसे ये टीचिंग ऑफ सिविक्स है, तो पैसेज में जाकर देखना कि उसके अराउंड कौन सा वर्ड है, अगर वही वर्ड है तो वहाँ पर आपको आपका आंसर मिल जाएगा, फटाफट हो जाता है पैसेज ये टेक्निक से। 19th, in which of the following types of communication the sender and receiver very rarely share the same time and space continuum and interact in a considerable way. It is mass communication. रेयरली पूछा है ना, तो मास कम्युनिकेशन, बाकी इंटरपर्सनल दो लोगों में, ग्रुप दो से ज़्यादा, और वर्बल माने कि वर्ड्स या रिटन। तो मास कम्युनिकेशन जो बहुत सारे लोगों के साथ होता है, तो उसमें exactly like right now I am also doing a type of mass communication where I will upload the video, but कौन कहाँ से देख रहा है और कितने बजे देख रहा है ये मुझे पता नहीं है। 20, we generally and unknowingly tend to believe non-verbal clues more than verbal clues of a person because
नॉन वर्बल क्लूज आर मोर इनवॉलेंट्री देन वर्बल. एग्जैक्टली. वो विदाउट लाइक इवन आई एम राइट नाउ आई एम स्पीकिंग माई हैंड्स आर मूविंग. दिस आर द टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल क्लूज. दे आर मोर इनवॉलेंट्री. एकदम से आ जाते हैं. कभी किसी से बात करते करते एकदम से आंखें बंद हो जाएगी, लाइक फेस पर स्माइल आ जाएगी, या फिर फेस एकदम टेंस हो जाएगा, हैंड्स मूवमेंट होगी. सो दैट इज़ वॉट नॉन वर्बल. वर्बल क्लूज आर जनरली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. नो नॉट एग्जैक्टली, बट येस कभी कभी कुछ बातें डायरेक्टली मतलब लाइक व्हेन वी टेक्स्ट समवन एंड वी सपोज वी आर टेलिंग समवन इन अ पॉजिटिव वे, बट द अदर पर्सन टेक्स इन नेगेटिव वे बिकॉज ही इज़ नॉट सीइंग अस. सो दैट इज़ वॉट happens when there is verbal clues. Verbal clues are highly cultural sensitive. करेक्ट. कुछ भी ऐसा वैसा वर्ड बोल दिया एंड उसके कल्चर या इथनिसिटी को वो अफेक्ट कर दिया तो दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक. नॉन वर्बल क्लूज आर हाईली कंट्रोलेबल. लास्ट पेपर में हमने पढ़ा था कि दे आर नॉट कंट्रोलेबल, कंप्लीटली इनवॉलेंट्री रहते, इसीलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ 21. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल. नॉन वर्बल. सो सबसे पहले ग्रंट, इमोटिकॉन, लेटर, साय. सो इट इज़ ग्रंट, इमोटिकॉन एंड साय. मतलब लेटर माने तो जो लिखते हैं हम वो रहता है वर्बल. ये वर्बल है. वर्बल. ग्रंट इज़ अ फेस एक्सप्रेशन. निगेटिव इमोशंस लाइक गुस्सा या फिर इरिटेशन वो सब बताने के लिए होता है. इमोटिकॉन्स आर इमोजीज, स्माइली एंड ऑल विच वी सेंड ऑन मैसेजिंग एप्स. देन साय इज़ रिलीफ वाला जो होता है ना, हश, दैट इज साय. डीप लॉन्ग ब्रीथ, रिलीफ सैडनेस और एग्जॉशन के टाइम पर. सो ऑप्शन है डी. 1, 2 and 4. ऑप्शन इज डी. On the criteria of interactivity and dynamism of communication, which of the following is the best situation for teacher? Face-to-face classroom teaching. Correct. On the criteria of interactivity, yes, इंटरेक्शन ज़्यादा कब होता है? जब फेस टू फेस बात करते हैं. अभी वीडियो लेक्चर्स में, डिस्टेंस एजुकेशन, वर्चुअल क्लासरूम में ये फेस टू फेस टच आता ही नहीं है. You don't know me because my video is not visible. I don't know you because I am just communicating you my thoughts, my knowledge, but I don't know you personally. So that is what the interaction part is missing. Dynamism of communication. Dynamism of communication. Okay. Which year marked the arrival of private satellite television channels in India? इट इज़ 1991. ऑप्शन सी 1991. उससे पहले सिर्फ दूरदर्शन चलता था जो कि एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर थे. उसके बाद में 1990 में जब 91 में जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हुआ तो हमारे पास में प्राइवेट सैटेलाइट टेलीविजन चैनल्स भी स्टार्ट हो गए. ठीक है. और हाँ, दूरदर्शन वाला जो सबसे पहला चैनल था वो दिल्ली में स्टार्ट हुआ था 1959 में. नाउ अगेन मैच. न्यूज़पेपर, IRS, TV, TRP. ऑप्शन ए TRP. हमने TRP का देखा था ना कि रेटिंग होती है एक टाइप की कि कितने देर तक एक चैनल व्यू किया है. जैसे कि आप वीडियोस व्यू करते हैं वैसे ही एक चैनल कितने देर तक व्यू हुआ है. रीडरशिप और IRS माने कि रीडरशिप ऑफ न्यूज़पेपर, कितने पब्लिकेशन बेस्ड, कितने लोग पढ़ रहे हैं. ओके. नाउ 32, 33, 37, 46, 62. तो अभी आंसर क्या है इसका, ये पूछा है. इसका आंसर है ऑप्शन बी 87. सो इट इज़ लाइक 32 + 1 33. 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर + 1 33. देन टाइप करती हूँ. 1 का स्क्वायर है 1 स्क्वायर यस सॉरी 1 का स्क्वायर. देन आगे बढ़ेंगे. जो 33 और 37 के बीच का गैप है उसमें आएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 + 4 का डिफरेंस. फिर 37 से 46 के बीच में देखो 3 का स्क्वायर यानी कि 9. फिर 46 से 62 के बीच में 4 का स्क्वायर मतलब 16. और फिर 62 से आगे आएगा 5 का स्क्वायर. तो 62 + 5 कितना होता है? 62 + 25 सॉरी 25. 5 का स्क्वायर 25, दैट इज़ 87. ओके. ये सारे ना एग्जैक्टली ऐसे रिपीट नहीं होंगे, बट अभी जो एग्ज़ाम आएगी ना अगर उसमें ऐसा कुछ नंबर्स वगैरह आएंगे तो आप ये वाली ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि मतलब ये आइडिया देते हैं हमको. PYQ में एग्जैक्टली मैथ्स के डिजिट्स वगैरह रिपीट नहीं होते हैं,
कभी हो गए तो अच्छी बात है, बट नहीं होते। बट ये वाली जो है ये प्रैक्टिस के लिए है, आपको ये आइडिया देंगे कि हाँ भाई ऐसे रिपीट होते हैं, ये टेक्निक हो सकती है कुछ क्वेश्चन अगर आपको आ रहा नहीं होगा एग्जाम में तो। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नज़रिए की है बात। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 26, रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क बाय एन अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज। एज आई हैव ऑलरेडी सेड यू इन ऑल द पेपर 1 वीडियोज़, ABCD लिख कर रख लो एग्जाम में, जैसे एंटर करोगे A से लेकर Z तक लिख लेना और उनके नीचे उनके स्पेसिफिक नंबर्स, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं ये। अब A to Z बोला है, ठीक है, A to Z बोला है, A + 3D, A + 3D और Z दिया है तो Z - 3W आता है, Z - 3W, ठीक है। वैसे ही D + 3G, T - 3W, G + 3J और J + 3 क्या आएगा फिर, J + 3 जल्दी बताओ M, तो यहाँ पर आएगा J + 3M और Q - 3, Q - 3 क्या आएगा N, चेक कर लो आप ABCD पूरी लिख कर, Q - 3N, सो ऑप्शन है MN, ऑप्शन बी MN, समझा। आगे बढ़ेंगे और एक नंबर सीरीज लेटर सीरीज पर। इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज पुणे इज रिटन एज SXQH, हाउ वुड यू राइट दिल्ली इन दिस लैंग्वेज। ठीक है, फिर से अभी नंबर सीरीज में, तो पुणे कैसे लिखा है SXQH, तो हम दिल्ली कैसे लिखेंगे ये पूछा है। तो पुणे P से कितने आगे S आएगा QRS, मतलब +3 में S, तो वैसे ही दिल्ली का +3D करो, +3 क्या आएगा F, और सॉरी G, सॉरी हाँ G, EFG, सो +3G। अभी X का U का +3 किया X, U + 3 = X, VWX X, सो यहाँ पर E का +3 क्या आता है H, L का +3 जल्दी बताओ भाई, L का +3 है O, फिर आगे क्या है H का +3 K एंड I का +3 L, ऑप्शन GHOKL, ऑप्शन है D, ऑप्शन है D, ठीक है। समझा, चलो आगे। फाइंड द ऑड मैन आउट 28, फाइंड द ऑड मैन आउट 6, 18, 24, 36, 6, 18, 24, 36, 1 मिनट, 6, 18, 24, 36, सो यस, यहाँ पर ऐसा दिया है कि आप है ना ऑड मैन आउट पूछा है, सो यहाँ पर 6 + 1 ऐड करो, +1 करना है 7, फिर ये 18 + 1 19 होता है, 24 + 1 25 एंड 25 एंड 36 + 1 37 होता है। सो अभी ये जो नंबर्स है ना ये सारे ये कंपोजिट नंबर्स है, ठीक है। और अभी जो 7 है 19 है और 37 है ये नॉन कंपोजिट नंबर्स है। हमारा सिर्फ 25 है जो कंपोजिट नंबर है, ओनली 25 इज़ द कंपोजिट नंबर, इसीलिए ऑप्शन है C 24। कंपोजिट नंबर के बेसिस पर ये सॉल्व किया है, +1 ऐड कर पहले +1 ऐड करना है और फिर कंपोजिट नंबर्स जो 1 से लेकर 100 तक है, जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, ये जो नंबर्स है तो उसमें 7, 19 और 37 नहीं आते। कंपोजिट नंबर है पॉजिटिव इंटीजर फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग 2 स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब आप जैसे 7 किसी के टेबल में नहीं आता है, 19 किसी के टेबल में नहीं आता है, 37 भी नहीं आता, पर 25 आता है 5 के टेबल में, समझा। उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। तो 7, 19 और 37 है प्राइम नंबर्स जो किसी के भी टेबल में नहीं आते, बट 25 है
कंपोजिट नंबर जो आते हैं टेबल में 5 के। ठीक है, समझा? अभी ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग था, बट ये ट्रिक इसको भी ध्यान में रखो। अगले एग्जाम में अगर ऐसा कुछ फाइंड ऑड मैन आउट आया और उसमें अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा तो आपको ध्यान में आना चाहिए। मार्क्स मत गवाओ अपने भाई, काफ़ी मुश्किल से मिलते हैं, क्यों ही गवाने हैं। आगे 29, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। रॉन्ग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। अभी 59, 62, 66, 68, 68, 66, 62, 59, 56, 53। तो रॉन्ग टर्म कौन सा है ये पूछा है उन्होंने। ओके 68, ऐसा क्यों? ओके हाँ, 53 + 3 56, 56 + 3 59, जैसे माइनस करो या प्लस करो उसके बेसिस पर, समझा? तो यहाँ पर जो है ये रॉन्ग टर्म है 66। 60 देखो, ये +3 करो, +3 करो, +3, +3 करो, +3 करो, ऐसा कर कर यहाँ पर 62 + 3 क्या होता है? 65, बट यहाँ पर क्या बताया है? 66, इसीलिए ऑप्शन है सी, ऑप्शन सी 66। समझा? गुड। अभी हम आगे बढ़ेंगे। ओके, ब्लड रिलेशंस। P is the brother of Q, Q is son of R, S is R's father. What is P of S? P is brother of Q, मतलब P और Q भाई बहन या भाई बहन। Q is son, ओके Q भाई है दोनों भी। Q is son of R, मतलब P के और Q के फादर है R, इनके ऊपर R। 1 मिनट, इनके ऊपर आएगा R, R के बच्चे कौन है? P है और Q। What is P? R, S is R's father। S अभी इनके ऊपर आता है S, तो फिर पूछा है what is P of S। P कौन लगते हैं इनके? तो ये तो दादाजी है हमारे, S के दादाजी है, तो ये लगेंगे ग्रैंडसन। P ग्रैंडसन है S के दादा, पोते सॉरी, S दादा है और ये पोते हैं। ओके, समझा आपको? डन। इतने हार्ड नहीं है, ब्लड रिलेशंस तो काफ़ी इजी आते थे। अभी आगे, इन दिस क्वेश्चन अ स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय 2 assumptions। ओके, हाँ, इफ पहले ये ऑप्शंस देख लो कि ए है assumption 1 ओनली इज इम्प्लिसिट, फिर assumption 2 इज ओनली इम्प्लिसिट, और ये 1 2 और फिर नीदर 1 नॉट 2। तो अभी है चिल्ड्रन आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय देयर टीचर्स, ऑप्शन है। ठीक है, पहला वाला है चिल्ड्रन आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर टीचर्स, अ लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट एट स्कूल बाय चिल्ड्रन कंसिडर देयर टीचर्स रोल मॉडल, ऑप्शन बी। सिर्फ 2 है करेक्ट। ओके, सिर्फ 2 है करेक्ट। यस, आंसर की मैं चेक करने गई थी मैं आंसर, हाँ आंसर की मैं, इसका आंसर है सी ऑप्शन। इफ बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट, बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट, लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट एट स्कूल। हाँ, बच्चों का काफ़ी टाइम स्कूल में भी जाते हैं, एंड चिल्ड्रन कंसिडर देयर टीचर्स एज रोल मॉडल। ओके, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे। वापस से वैसा ही क्वेश्चन है। इन दिस क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट्स। सो पहले हम डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑल गिल्टी मैन आर प्रिजनर्स, नो प्रिजनर्स आर एजुकेटेड। ऑल गिल्टी मैन आर प्रिजनर्स, मतलब कि जो हमारे गिल्टी मैन है वो सारे प्रिजनर्स हैं, फिर नो प्रिजनर्स आर एजुकेटेड, मतलब एजुकेशन से इनका कोई रिश्ता नहीं है। नो प्रिजनर्स आर एजुकेटेड, तो यहाँ पे क्या पूछा है? सम एजुकेटेड पर्सन्स आर प्रिजनर्स। नो, हाउ इज़ इट पॉसिबल? सम एजुकेटेड पर्सन्स आर गिल्टी। नो, क्योंकि दोनों भी नहीं है ना। एजुकेशन ना गिल्ट वालों से इनका कोई रिश्ता है, ना प्रिजनर्स से एजुकेशन का कोई रिश्ता है, इसीलिए आंसर है ऑप्शन डी। इफ नीदर कंक्लूजन 1 और पी और नॉर क्यू फॉलोज, ऑप्शन डी है इसका आंसर, करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यार्ड क्वेश्चन मार्क क्वार्ट लीटर। ठीक है, यार्ड ये ऐसा यूनिट्स है, तो ये लिक्विड की है, क्वार्ट लीटर ये लिक्विड की है। यार्ड का होता है मीटर, पाउंड
तो मनी का है। फुट भी होता है बट ऐसा यूनिट पूछा है, ऐसा यूनिट लेंथ का, यार्ड लेंथ, यार्ड जो होता है ये मेजरिंग यूनिट है और जो मीटर है ये ऐसा यूनिट है। वैसे ही क्वार्ट और लीटर का भी है। लीटर ऐसा यूनिट आता है, ये लीटर ऐसा है और ये मेजरिंग है। ठीक है, यार्ड में यार्ड मेजरिंग है और मीटर ऐसा यूनिट है। आगे बढ़ेंगे 34, फाइंड द ऑड मैन आउट, जिंक, आयरन, आयोडीन, मर्क्यूरी। ऑप्शन डी मर्क्यूरी। अभी क्यों अलग पूछा है ये? मर्क्यूरी डज नॉट हैव अ फंक्शन इन ह्यूमन बॉडी। जिंक, आयरन और आयोडीन का फंक्शन होता है ह्यूमन बॉडी में, बट मर्क्यूरी का कोई फंक्शन नहीं है, इसीलिए दैट इज ऑड। इन अ जूनियर कॉलेज विथ 500 स्टूडेंट्स, 250 स्टूडेंट्स स्टडी मैथमेटिक्स and 200 students study biology. 100 study neither mathematics nor biology. How many students study both mathematics and biology? मतलब कि ये वाला जो क्वेश्चन आता है ना वो, तो ये वाला जो एरिया है उसको काउंट करो। टोटल कितने हैं? 500 बच्चे हैं, टोटल 500। बायो मैथ्स वाले 250, बायो वाले 200 और जो कुछ नहीं है, जो दोनों में से नहीं पढ़ते, वो 100। ठीक है, समझा अभी? वन 100 स्टडी नीदर मैथमेटिक्स नॉर बायोलॉजी। तो अभी क्या पूछा है इन्होंने कि क्या पूछा है क्वेश्चन? हाउ मेनी स्टूडेंट स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी पूछा है। तो हमारी सबसे पहली कंडीशन क्या आएगी? सबसे पहले टाइप में ही करते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले तो 500 माइनस 100 कर दो, जो कि कुछ पढ़ रहे नहीं है, इज इक्वल टू 400। ठीक है, ये पहली कंडीशन है। तो अभी हमारे पास कितने बच्चे हैं जो पढ़ते हैं? 250 प्लस 200, जो कुछ ना कुछ पढ़ ही रहे हैं, मतलब मैथ्स या बायो में से। तो ये कितने हो गए? 450, 450। ये स्टडी मैथमेटिक्स एंड 200 स्टडी बायोलॉजी वाले। अभी क्या पूछा है? सिंस सब स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स बायोलॉजी, तो एंड बोथ द सब्जेक्ट्स आर 400 गिवन, बट जो 1 है और 2 है उन दोनों में 50 का डिफरेंस आ रहा है। देयरफॉर 50 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग बायोलॉजी एज वेल एज मैथमेटिक्स, जो कि यहाँ पर जो है ना 450 माइनस 400 इज इक्वल टू 50। जो 50 का जो डिफरेंस आ रहा है वो है जो दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। और ये कैसे निकाला है? हाँ, ये भी और एक चीज़, हाँ, कि आप वापस से पूछोगे कि अलग कोई वे है क्या? तो देखो, स्टूडेंट स्टडिंग मैथमेटिक्स ओनली वाला पूछा है, तो 250 माइनस कर दो 50 इज इक्वल टू 200। और फिर वापस से जो ओनली बायो वाले माइनस कर दो इसमें से 50 इज इक्वल टू 150। तो अभी कितने हुए? 200, 350 हो गई है। ठीक है, द स्टूडेंट्स स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, 450 माइनस 400। कैलकुलेट कर लो अभी आप अपना 400 का, अपने टोटल स्टूडेंट्स 500, उसके बेसिस पर ये कैलकुलेशन करना है। हमारा आंसर है 50। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, इनफैक्ट ये मैं क्यों बता रही हूँ, एक्स्ट्रा नॉलेज एकदम ईजी वे में निकल गया ना। ऐसा इतना ही रखो। सिंपल क्वेश्चन है ये, कोई यूपीएससी वाला सीसैट नहीं है। वेरी इजी थिंग। सिलेक्ट द सेम रिलेशनशिप फ्रॉम द गिवन 4 अल्टरनेटिव एज गिवन इन द ओरिजिनल पे। स्क्वायर का क्यूब, तो उन्होंने पूछा है कि ऐसा सेम किसके साथ है? ट्राइंगल, प्रिज्म, सर्कल, स्फीयर, स्फीयर अर्थ, लाइन, सिलेंडर। ओके, स्क्वायर का क्यूब ना 3D इमेज आता है, ये बात ध्यान में रखो, 3D। ठीक है, वैसे ही ट्राइंगल का प्रिज्म आता है क्या 3D? नो। सर्कल का स्फीयर इज अ 3D इमेज, यस। सो इसका ऑप्शन है बी, सर्कल का स्फीयर इज अ 3D। आगे बढ़ेंगे, अब डाटा इंटरप्रिटेशन वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान देना है। पर ईयरली इनकम ऑफ 3 men and 2 women इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। रीड द फॉलोइंग टेबल। Who has the average income of rupees 1,40,000 for all the 4 years? ओके, ये 1000 इन 1000 से, ये भी ध्यान दो। तो अभी किसका इनकम है? 1,40,000 फॉर ऑल द 4 years एवरेज। तो इसका कैसे निकालना है? आइडिया तो होगी आपको। अब पहले सबको ऐड करो। ऑप्शन में क्या दिया? मोहन, हरिप्रसाद,
लक्ष्मण राधा, ओके। मीनाक्षी तो नहीं है, तो मीनाक्षी का तो सॉर्ट आउट कर लो। मीनाक्षी के पास ज़्यादा इनकम वाली है मीनाक्षी। इनको पहले प्लस करो, सबको, सब में प्लस ऐड करो, प्लस 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 इज इक्वल टू 120 प्लस 160 प्लस 200 प्लस 240। तो इसका है मोहन का 720। 720 डिवाइडेड बाय 4, 720 डिवाइडेड बाय 4, क्या आता है आंसर? 180। मैं एकदम अच्छे से लिख देती हूँ यहाँ पर ही, अच्छे से शॉर्ट में लिख देती हूँ, वेट। 720 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 180। तो हमारे ये तो गए मोहन भाई। फिर हरिप्रसाद, हरिप्रसाद का करो एडिशन, 100 प्लस 140 प्लस 160 प्लस 200, 200 300 400। तो ये है 600 बाय 4 अप्रॉक्स 150, यस 150। फिर अभी लक्ष्मण मतलब 150। तो हरिप्रसाद भी आउट ऑफ द लीग, हमको 140 चाहिए। तो 190 प्लस 120 प्लस 150, टोटल कितने होते हैं लक्ष्मण वाले? 560 बाय 4। तो हमारे लक्ष्मण की कितनी है वैल्यू? एवरेज 140। लक्ष्मण की वैल्यू है 140। मीनाक्षी ऑप्शन में नहीं, तो कैलकुलेट भी नहीं करनी। अब 120 प्लस 120 प्लस 150 प्लस 170, तो इसकी है 560। ये भी 560 आती है। राधा, कुमारी राधा इज ऑल्सो 560। तो इसका भी हो गया है 140। हमने सिर्फ एवरेज, मीन जो एवरेज करते हैं हमेशा हर जगह पर, हमने वही किया है, बाकी कोई साइंस नहीं इसमें। लक्ष्मण एंड कुमारी राधा बोथ, जिनकी सैलरी है ₹1,40,000 एवरेज ईयरली। समझा? कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, एवरेज करना और एवरेज निकाल लो बस। आगे चलो, हाउ हाई इज़ द टोटल एवरेज इनकम फॉर 4 years ऑफ मैन कंपेयर टू दैट ऑफ वुमेन। अच्छा, अभी मैन और वुमेन का वापस से वही करने का, एवरेज पूछा है, दोनों का एवरेज निकालना है। ठीक है, चलो अभी हम एवरेज, अभी तो हमने इनका निकाला था, सारे जो थे मेल पार्ट उनका था, अभी निकाला था। क्या था पहले? सबसे पहले तो मोहन का 720, लेट मी टाइप इट, बेटर रहेगा वही। अब 720 प्लस 720 प्लस कितना आगे 600 था हरिप्रसाद, प्लस 560 लक्ष्मण, 560 लक्ष्मण। तो इनका तीनों का टोटल क्या होता है? इज इक्वल टू 720 600 560। तो इनका टोटल है 1880। अभी 1880 का डिविडेशन होगा बाय 3, डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू क्या आएगी वैल्यू? 626.66, ऐसे कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, हमारा 6266.66 आ गया। फिर तो अभी हम फीमेल वाला जो लेडीज़ है, तो मीनाक्षी का क्या है टोटल? 200 प्लस 250 प्लस 300 प्लस 370, ओके 1120 है मीनाक्षी की टोटल, डिवाइडेड प्लस राधा का हमने निकाला था 560। तो टोटल कितना है? इज इक्वल टू इन दोनों का मिला कर है 1680। तो इसको डिवाइड बाय 3 करो, इज इक्वल टू कितना आएगा? 840, सॉरी डिवाइड बाय 2 करेंगे, हाँ यहाँ पर 2 ही है, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 840। तो आ गया 840। ये दोनों के वैल्यूज़ तो आ गए हमारे पास में। तो अभी डिफरेंस निकालना है हमको। यहाँ पर क्या पूछा है? डिफरेंस। सी हाउ हाई इज द टोटल एवरेज ऑफ 4 years ऑफ मैन कंपेयर टू दैट ऑफ वुमेन। तो यहाँ पर हमको क्या पूछा है? डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे? 6 जो पहली वैल्यू 840 माइनस करेंगे, 840 माइनस 626.66 इज इक्वल टू क्या आएगी वैल्यू? 213.33, वही 666, वो इन्फिनिट। तो ऑप्शन है ए। समझा? सबका पहले एवरेज निकालना है, दोनों पहले 3 मेल का एवरेज निकाला है और 2 फीमेल का एवरेज निकाला है, फिर उन एवरेज को माइनस किया, 840 माइनस 626, तो हमारी वैल्यू। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अभी 38 का आंसर आ गया, ए ऑप्शन है। आगे 39, व्हाट इज़ इन राउंड फिगर्स द रेशियो बिटवीन द टोटल इनकम ऑफ मैन एंड दैट ऑफ वुमेन फॉर ऑल ईयर्स। तो अभी रेशियो पूछा है हमारा, यहाँ पर हमने निकाला था ना वैल्यू,
1680 1880 बाय 1680, तो अभी हम उसके बेसिस पर वैल्यू रेशो निकालेंगे। 1880 बाय 1680, तो उसका वैल्यू क्या आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है। 47 बाय 42, 47 बाय 42, अभी 47:42 को डिवाइड करना है, तो ऑप्शन में आएगा हमारा ऑप्शन 16:14 है। 16:14 ऑप्शन डी आंसर के में दिया है, ऑप्शन डी 16:14। ठीक है, अभी आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, डेटा, अभी ये फिर से डेटा का ही क्वेश्चन है। 40, इफ द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी एट बिजनेस क्यू वॉज ₹30 लाख फॉर अप्रैल, व्हाट इज इट्स वैल्यू फॉर जून। ओके, क्यू की वैल्यू फॉर अप्रैल है 30 लाख, तो वैल्यू फॉर जून क्या रहेगी ये पूछा इसमें। अभी एक फार्मूला देती हूँ, पहले वो फार्मूला लिख लो कि परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू माइनस, फाइनल वैल्यू माइनस वेट हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, परसेंटेज चेंज कभी कभी हो जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल डिवाइडेड बाय फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल, सॉरी हाँ, फाइनल डिवाइडेड बाय फाइनल इंटू 100, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, इंटू 100। हाँ, तो अभी ये वाला एक फॉर्मूला है, ये याद रखो, परसेंटेज चेंज का यहाँ पर क्वेश्चन है, इसके लिए ये मैंने फॉर्मूला दिया है। ठीक है, ये भी पूरे क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले उन सब में ये काम आने वाला है। आगे तो अभी क्या पूछा है, पी का क्यू का इन्वेंटरी 30 लाख था अप्रैल में, व्हाट इट्स वैल्यू फॉर जून में इसकी वैल्यू क्या रहेगी ये पूछा है। तो अभी हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले तो क्यू का ये +5 था मई में और ये -5 हो गया जून में, तो लॉस हुआ है, समझा। लॉस मतलब डिफरेंस, परसेंटेज डिवीजन में जाएगा। तो पहले फाइनल 100 माइनस 100 + 5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो गया 105/100। और फिर जो सेकेंड वैल्यू है, वो जो जून वाली वैल्यू है वो होगी 100 - 5 डिवाइडेड बाय 100, तो वो क्या होगी 95/100। ये हो गया डिफरेंस हमारा। ठीक है, अभी ये तो समझ गया ना कि हमने क्या निकाला है, ये है मई के लिए और ये है जून की वैल्यू। तो अभी आगे देखते हैं क्या है, हमको निकालनी है वैल्यू। 30 लाख है अप्रैल में, तो जून में वो क्या रहेगी ये वैल्यू निकालनी है। हाँ, मैंने टाइप कर लिया ये ताकि अच्छे से विजिबिलिटी रहे। तो उसके बाद में अभी क्या पूछा है, 30 लाख। 30 लाख कितना होता है, 1 2 3 4 5 टोटल 6 zeros हो गए, इंटू 5 जो हमारा प्लस जो इंटू 5, ये जो मैंने ये वैल्यू दिया ना, ये तो 105। अगर आपको कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट करनी है तो आप वो 105/100 फिर उसको 30 लाख इंटू 105 कर जो 31 लाख समथिंग वैल्यू आती है, फिर उससे 95 को मल्टीप्लाई करना है। वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए ईजी वे बताती हूँ। इंटू 5/100 तो 30 लाख, 2 0 कट हो जाएगी, तो क्या आएगा इंटू 5 15,000, सॉरी 15 लाख, 15 लाख हो गई वैल्यू हमारी इसकी। 15 लाख एक्चुअली 1,50,000 है, 1,50,000 वैल्यू है। आगे अभी ये वैल्यू आ गई है हमारी, तो अभी हम आगे 1,50,000 जो 1000 है, 1,50,000 को हम क्या करेंगे, वापस से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, तो हमारा -5 हुआ है ना ऊपर, जो जून में है, देखो यहाँ पर -5, तो उसकी वजह से इसको फिर से इंटू 100 करेंगे। तो अभी 1,50,000 इंटू 5 करो आपको आंसर मिलेगा 7500, क्योंकि ये 2 तो कट हो गए 100 की वजह से, तो ये 2 कट हो गए, ये दोनों तो कट हो जाएंगे 100 की वजह से, तो 7500। अभी क्या करना है, अभी ये यहाँ पर लिख देती हूँ मैं अच्छे से। तो अभी क्या करना है हमको, इसमें आगे
7500। अभी 30 लाख में से और एक 60 माइनस करने हैं 7500। माइनस करो तो आपको आंसर आएगा 29925। ये हमारा आंसर आएगा इसका। आप कैलकुलेट करके देख लो। सो हमारा आंसर क्या आएगा अभी 29925। समझा? +5 -5 वाला बेसिक हमने चूज़ किया। +5 जब 30,000 था और जब ये 15,000 था तो इसको वापस से इंटू किया और 7500 आया। फिर वो 7500 को माइनस किया 30 लाख में से, तो हमारा वैल्यू आ गया जून के लिए। ये हमारी जून की वैल्यू है। चलो अभी आगे। Which of the 6 business had the greatest % change in value of inventory from April to June? तो greatest % change in value of inventory from April to June पूछा है उन्होंने। अभी अप्रैल टू जून फिर से करना है। हाँ ओके, फिर से आप टेबल में जाएंगे हम। यहाँ पर है 106, वही हमने जो 105 वहाँ पर किया था वैसे, +8। ओके, यहाँ पर +8 108 वाला, तो इंटू करने का इन दोनों को, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं। 106 + 8, तो उसका वैल्यू आएगा 114.4 कुछ, तो भी ऐसे वैल्यू आएगा। और सॉरी 114 आएगा सिर्फ। 106 + 8 114, ये है पी का वैल्यू है। फिर उसके बाद में आगे ऐसे ही क्यू का करना है। यहाँ पर +5 - 5, तो ये 105 - 5 कर लो 99। और ना थोड़ा सा मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, क्योंकि कई सारे जगह पर ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट वे में बताते हैं, वैसा मत करो, इजी रखो। अभी 102 + 12, 102 + 12, लेट मी टाइप इट फॉर यू। ओके, सॉरी आई वॉज अ लिटिल लॉस्ट। अभी मैं आपको एकदम सिंपल वे में बताती हूँ कि क्या करना है। 106 × 108 करने का, बट पहले इसको 100 से इंटू 108/100 = 114 आएगा, 0.48 ये आंसर आएगा। फिर क्यू का भी वैसे ही निकालना है, बट क्यू का हमको आइडिया है कि +5 - 5 उसका वैल्यू ये वाला नहीं आएगा। फिर आर में भी डिफरेंस पॉजिटिव में है, तो +2 और +12 है, ठीक है। आर का भी तो 102 × 112/100, तो इसका वैल्यू भी 114.24 आ रहा है। 0.24 का डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या होगा। यहाँ पर उन्होंने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था कि वैल्यू में ग्रेटेस्ट % किसका है, तो हमारे पी का ग्रेटेस्ट % है, ठीक है। टी में तो +14, सिर्फ यहाँ पर 114 आने वाला है। सॉरी मैंने क्यू का क्यों बोला था, वो ऑप्शन में भी नहीं है। तो टी का 114, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम, आंसर है पी। अभी फिर से क्या है, वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी फॉर मे एज % ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी फॉर जून इज मैक्सिमम फॉर बिजनेस। ओके, वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी फॉर जून और फॉर मे पूछा है, मैक्सिमम किस बिजनेस के लिए। तो अभी फिर से हमको पूरा कैलकुलेशन ध्यान में रख के करना है आगे का। 1 मिनट, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है आउटसाइड क्राउड की वजह से। हाँ यस, नाउ नेक्स्ट। अभी क्या देखा था क्वेश्चन, मैक्सिमम % मैक्सिमम इन्वेंटरी किसकी है जून से, इस जून में मैक्सिमम इन्वेंटरी किसकी आई है। ठीक है। ओके, तो ऑप्शन में है P Q P S T U, ऑप्शन में है P है, S है, T है और U है। तो यहाँ पर +6 + 8, सॉरी P है ही नहीं ना, ऑप्शन में P है ही नहीं। ओके, ऑप्शन में P नहीं है, ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक। ऑप्शन में P नहीं है, Q है। Q तो यहाँ पे प्लस और माइनस, तो यहाँ पर तो 0 हो गया। फिर अभी S पूछा है, +8 - 5, तो इसका आंसर आएगा 3। % चेंज के बेसिस पर हम एकदम सिंपल रख रहे हैं, और यहाँ पर तो चेंज ही नहीं हुआ, यहाँ पर 0% है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है हमारा आंसर, ठीक है। और यहाँ पर +2 है और -8 है, तो यहाँ पर 8% का चेंज हुआ है, 8% का, तो सबसे ज़्यादा चेंज यहीं पर हुआ है। यहाँ पर तो चेंज हुआ ही नहीं है, तो डी तो ऐसे भी कैंसिल हो गया, और पी भी क्यू भी क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि वो प्लस और माइनस में गया। तो यहाँ पे -8% का चेंज हुआ है, मैक्सिमम चेंज हुआ है। इसके लिए आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी यू,
ऑप्शन डी है यू। यस, ऑप्शन डी यू, जो सबसे ज़्यादा चेंज आया है किसमें, वैल्यू ऑफ सी, वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी फॉर मे एज परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी फॉर जून इज मैक्सिमम फॉर बिजनेस यू। इसको आप कैलकुलेशन के वे में भी कर सकते हैं, जैसे कि पूरे वैल्यूज़ को 106, 105, 108 ऐसे पूरे कैलकुलेट करना है, फिर वापस से इस टेबल में भी सी बताती हूँ मैं आपको। और एक वे है इसका कैलकुलेशन का कि पहले जैसे 106, 108 वैसा वाला वैल्यू निकालने का है पूरे इसमें टोटल यहाँ पर भी यहाँ पर भी वैसे ही करना है, पूरी वैल्यूज़ निकालनी है, फिर उनका अपने को 1 मिनट ये हैंग हो गया, वाई इट इज़ नॉट वर्किंग, ओके वेट 1 मिनट, एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? चलो ठीक है। सो मैक्सिमम इन्वेंटरी पूछा गया था, तो हम कैसे इसको वैल्यू कैसे निकालना था कि पहले पूरे ना 106, 105, 102, 108, 114, 112 ऐसा निकालना है, फिर यहाँ पर +8 होगा तो ये 108 हो जाएगा, फिर यहाँ पर -5 तो 95, फिर +12 है तो 112, इस वे में पूरे वैल्यूज़ लिख लेने। फिर एक टर्म होता है कि जो डिनोमिनेटर है, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो जहाँ पर भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है वो तो कैंसिल ही हो जाएगा, मतलब ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ओके। तो हमारे पास बचता क्या है, क्यू बचता है और यू बचता है, क्योंकि यहाँ पर ये 95 में जा रहा है और यू चूँकि -10 में, इसके लिए ये भी नहीं इसमें जाएगा डिनोमिनेटर में, तो हमारी वैल्यू वैसे 102 माइनस 102 को करेंगे डिवाइड करेंगे किससे, 91 से, 91.8, ये किसे आया है 100 - 10 × 100, उस वाले वे से आया हुआ है ये आंसर। इनिशियल फाइनल इनिशियल वाला जो मेथड मैंने फॉर्मूला बोला था स्टार्टिंग में उसके बेसिस, तो इसको भी अगर हमने निकाला ना तो इसका वैल्यू 1.11 है, और जो हमारा 95 बाय यहाँ पर जो आ रहा है ना सी, ये जो +5 - 5 वाला है, तो ये 105/95, तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करो तो आंसर आएगा 1.05, तो हमारे u की वैल्यू आई है 1.111, इसीलिए u बड़ा है, u की मैक्सिमम इन्वेंटरी। अब 43, डॉक इज़ अ डैश वर्ड फाइल, ऑप्शन ए वर्ड फाइल, डॉक इज़ अ वर्ड फाइल, ओके। पिक्चर फाइल क्या होती है, JPG, PDF वगैरह, PDF रहा या फिर समथिंग लाइक ODT, RTF, TXT, ये सारे वर्ड फाइल्स है, टेक्स्ट डाटा। अभी आगे, इन अ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट टर्म्स इन टर्म्स ऑफ डाटा कैपेसिटी, टेराबाइट, जो कि होता है 1024 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट। आगे, स्काइप इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, स्काइप पर कॉल्स लाइक ये 2013 का पेपर है, तो उस टाइम पर स्काइप पे कॉल्स करते थे, यस, थ्रू इंटरनेट, स्काइप कॉल बोलते थे उसे। आगे, स्टैटिस्टिकल टेबल्स कैन बी जनरली जनरेटेड ऑन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। हमें स्टैटिस्टिकल टेबल्स पूछा है, डेटा के लिए जो यूज़ होता है स्टैटिस्टिकल टेबल्स, चार्ट्स, ग्राफिक्स, कैलकुलेशंस, ये सब हम एक्सेल के थ्रू कर सकते हैं। पावर पॉइंट और वर्ड ये दोनों पर भी बनते हैं, बट दे डोंट अलाउ यूजर टू परफॉर्म मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन। टेबल्स जो बनते हैं ना हमारे, जो नॉर्मल टेबल्स है वो वर्ड पर भी और पावर पॉइंट पर भी बनते हैं, बट जो स्टैटिस्टिकल है वो सिर्फ एक्सेल पर बनते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट फॉर्म ऑफ एड्रेसिंग एनी डिग्नेटरी, कैबिनेट मिनिस्टर, ऑनरेबल मेयर, ऑनरेबल गवर्नर, योर एक्सेलेंसी, जज, योर एक्सेलेंसी। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, आज थोड़ा ना इशू चल रहा है। यस, ऑप्शन डी, जज को हम चीफ जस्टिस बोलते हैं, योर एक्सेलेंस नहीं बोलते हैं, सो ऑप्शन डी इज़ इनकरेक्ट। आगे, अ स्पीच जनरली इंक्लूड्स द फॉलोइंग पार्ट्स, इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ सेंट्रल आइडिया, मेन बॉडी, कंक्लूजन। स्पीच के पार्ट्स पूछा है यहाँ पर, तो क्या होता है स्पीच में, इंट्रोडक्शन होता है, यस, इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ सेंट्रल आइडिया, द मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। तो इसमें से क्या क्या होता है स्पीच में, अरे यार, हाँ, ओके, तो हमारा है ऑल द 4 आर करेक्ट। इंट्रोडक्शन भी होता है, स्टेटमेंट ऑफ सेंट्रल आइडिया भी होता है, मेन बॉडी भी होता है, कंक्लूजन भी होता है, और जज को हम योर ऑनर बोलते हैं। हमने कई मूवीज़ में भी सुना है ना, योर ऑनर,
तो जज को हम योर ऑनर बोलते हैं। आगे ये ऑल द फोर आर करेक्ट। अभी रिडक्शन इन अर्थ्स ओजोन लेयर लीड्स टू इंक्रीज इन यूवी रेडिएशन ऑन द अर्थ सरफेस। रिडक्शन इन अर्थ्स ओजोन लेयर से अगर ओजोन होल की वजह से अंटार्कटिका के ऊपर यूवी रेडिएशंस डायरेक्ट आ रहे हैं, ऐसा बोलते हैं ना, इसीलिए ओजोन लेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेज, हार्मफुल यूवी रेज। अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी सोलार, न्यूक्लियर, विंड, सी वेव्स। तो इसमें से सोलार है, विंड है और सी वेव्स। न्यूक्लियर तो ऑलरेडी है ही ना, इसीलिए ऑप्शन सी 1, 3 and 4 1, 3 and 4 आर करेक्ट। अल्टरनेट वे पूछा है हमें जो कि सस्टेनेबल भी हो अदर देन फॉसिल फ्यूल्स, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, सोलार, विंड, सी वेव्स। CEE is an organization associated with environmental education. CEE माने का सेंटर फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन, ये इन्वायरमेंटल एजुकेशन के लिए होती है। 1984 में एस्टैब्लिश की गई सेंटर है ये। सेंटर ऑफ एक्सेलेंसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। रिशर स्केल इज़ यूज्ड टू मेजर सिस्मिक वाइब्रेशन। अर्थक्वेक के टाइम पर रिशर स्केल पर ही कैलकुलेट करते कि कितना ज़ोर से आया था भूकंप। P वेव्स, S वेव्स और L वेव्स, ये 3 टाइप के वेव्स होते हैं, लॉन्जिट्यूडनल, ट्रांसवर्स एंड L वेव्स माने के सरफेस वेव्स। आगे 53 हाई टाइड एंड लो टाइड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फेजेस ऑफ मून। यस, फेजेस ऑफ मून यानी कि फुल मून, न्यू मून जो रहते हैं ना, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उससे इन्फ्लुएंस होती है हाई टाइड एंड लो टाइड। टाइड्स मतलब पेरियोडिकल राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल once or twice per day ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ सन और मून, सन एंड द मून। जब सन एंड मून, न्यू मून पर, फुल मून पर, न्यू मून माने के अमावस और फुल मून माने के पौर्णिमा, तो उस टाइम पर वेव एक्शंस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। टाइड्स, पेरीजी, अपोजी, ये सारे टर्म्स, पेरीहेलियन, एपीहेलियन, ये सारे टर्म्स उससे रिलेटेड है। द की कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द नर्मदा डैम प्रोजेक्ट फोकस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी रिहेबिलिटेशन। ऑप्शन सी रिहेबिलिटेशन। ओके, 54 का आंसर है सी। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनट्रू अबाउट डीम्ड यूनिवर्सिटी? इट कैन एफिलिएट अदर इंस्टीट्यूशंस। नो, इट कैन नॉट। डीम्ड यूनिवर्सिटी या फिर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जो होते हैं, इट इज़ अ डेलीगेशन अवॉर्डेड टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ग्रांटिंग द स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटी। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन देते हैं ये। इट हैज़ फुल ऑटोनॉमी इन सेटिंग कोर्स वर्क। हाँ, वो उनका कोर्स खुद डिसाइड करते हैं। प्रिपेयर ओन गाइडलाइंस फॉर एडमिशन एंड फीस। करेक्ट। अवार्ड डिग्रीज अंडर इट्स ओन नेम। येस, डीम टू बी यूनिवर्सिटी के डिग्रीज भी होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोफेशनल कोर्स? फार्मेसी, लॉ, इंजीनियरिंग, फाइन आर्ट्स। ऑप्शन डी फाइन आर्ट्स। प्रोफेशनल कोर्स प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दैट मैच द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द इंडस्ट्री। फाइन आर्ट्स वैसे ही नहीं है, फार्मेसी, इंजीनियरिंग वगैरह ये सब है। फाइन आर्ट्स इज अ स्टडी एंड मेकिंग ऑफ विजुअल वर्क्स ऑफ आर्ट, जैसे कि फैशन डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चर, फोटोग्राफी वगैरह, ये सब है फाइन आर्ट्स। सो 57 द राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया इज प्रोवाइडेड बाय फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल कौन सा ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वाला? 25। सारे पहले फंडामेंटल राइट्स पर भी क्वेश्चंस आते थे, अब नहीं आते हैं, पर पहले आते थे। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू सिलेबस ऑफ एनी कोर्स बिगिन्स इन बोर्ड ऑफ स्टडीज। ऑप्शन बी बोर्ड ऑफ स्टडीज। 59 द अपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर इंजीनियरिंग एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंडिया इज और इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT, जो काफ़ी बच्चों का ड्रीम होता है। सो दैट इज़ द अपेक्स इंस्टीट्यूशन। आगे, द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज: promote and coordinate higher education, maintain standard of teaching, examination, research in university, provide funds for higher education, advise central and state government on measure to be taken for improving education. All the 4 are correct. ये क्वेश्चन थोड़ा काम का है क्योंकि इसके ऊपर तो हर साल ही क्वेश्चन आते हैं, तो UGC की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख लो, आएगी अगले एग्जाम में। होप यू लाइक द सेशन नाउ and here I will conclude. Before that I have a special request with all of you that please
understand one thing. I am a little weak in maths, so my maths part is quite weak than other parts. I am good at other topics, but only I am little bit weak in maths. Hope you understand. I am trying my best to do as much practice as possible and to give the best answers available. And yes, I am also trying my best to give everything that is more accurate and more precise. So hope you understand my situation also, and thank you for today's session and your patience. Take care.